हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नई वीडियो लेकर। हमने एक यूज़ पूरा किया था उसे डायमेंशंस का। आज हम सेकेंड यूज़ के बारे में बात करेंगे। सेकेंड यूज़ क्या होता है देखिए, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम to another unit system. Conversion from one unit system to another unit system. जैसे मान लीजिए, इसको पहले समझते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। मैंने कहा कि A से B की दूरी 5 किलोमीटर है। आपने कहा नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं, ये दूरी 5 किलोमीटर नहीं है, ये दूरी 5000 मीटर है। बोले तो 5000 मीटर। ठीक है भाई, आपने भी सही बोला, राइट। एक और बच्चा आया, उसने कहा कि सर आप गलत कह रहे हैं, ए से बी तक की दूरी 5000 मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर में, भाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख किलो, सॉरी 5 लाख सेंटीमीटर है। अब ये बताओ इसमें कौन सही है? मैं सही हूँ जो कह रहा हूँ 5 किलोमीटर, आप कह रहे हैं 5000 मीटर, और एक कोई और बंदा बोल रहा है कि 5 लाख सेंटीमीटर। कौन सही है कौन गलत है? सभी सही है, क्योंकि सारे क्या बता रहे हैं? डिस्टेंस बता रहे हैं ए से बी के बीच का, परंतु यूनिट सिस्टम अलग अलग यूज कर रहे हैं। जैसे किलोमीटर एक बड़ा यूनिट सिस्टम है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका? क्वांटिटी का छोटा। यूनिट सिस्टम छोटा यूज किया हमने मीटर, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5000। और छोटा सिस्टम यूज किया तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? और ज्यादा बड़ा हो गया। तो हम ये कहते हैं यहाँ से एक लॉ कि the magnitude of a quantity is inversely proportional to the unit system। यानी अगर हम बड़ा यूनिट सिस्टम लेंगे तो मैग्नीट्यूड कम होगा, छोटा यूनिट सिस्टम लेंगे तो मैग्नीट्यूड बड़ा। जैसे यहाँ सेंटीमीटर छोटा सिस्टम हुआ यूनिट का डिस्टेंस नापने के लिए, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 5 लाख हो गया। तो हम इसको लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को n से दिखाते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। u क्या है? यूनिट सिस्टम। जितनी बड़ी यूनिट लेंगे मैग्नीट्यूड उतना कम होगा, जितनी छोटी यूनिट लेंगे मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम इसको खोलते हैं तो क्या आएगा बेटा? n is equal to ku, the n dot u is k which is a constant। अगर हम ये बोलें कि दो सिस्टम्स अगर हम इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं उन सिस्टम्स के लिए कि भाई n1u1 is equal to n2u2, नंबर 2 ये नंबर 2a। जैसे कि आप समझेंगे सर कैसे कह सकते हैं ऐसा? देखो, डिस्टेंस तो दोनों ही ए बी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं जैसे लिखूंगा 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर्स। बोले तो बड़ी यूनिट तो मैग्नीट्यूड छोटा, छोटी यूनिट तो मैग्नीट्यूड बड़ा। देखिए इसको आराम से,
अब बच्चों एक बात सुनो ध्यान से, कोई भी यूनिट सिस्टम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बना होता है, यानी उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बताओ? मास, लेंथ और टाइम। मैकेनिक्स में मेनली इन्हीं 3 चीजों का प्रयोग करते हैं। तो हम यहां से लिखते हैं N2 इक्वल टू क्या आएगा? N1 U1 अपॉन N2 N1 U1 अपॉन U2, क्योंकि हमें N2 निकालना है। या हम इसको ऐसा लिखते हैं, देखिए ध्यान से, N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। ये हो गया हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला। ध्यान से सुनिए, जहां पे M1 क्या है? यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम। M2 क्या है? यूनिट ऑफ मास इन सेकेंड सिस्टम। A क्या है? उनकी डायमेंशन, मास की डायमेंशन, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं। L1 L2 क्या है? लेंथ की यूनिट्स है, पहले सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में। T1 T2 क्या है? टाइम की यूनिट है। आप जैसे इसको समझिएगा, यहाँ हम लिखते हैं कि ABC are dimensions of M, L and T of quantity which we are converting। जिस क्वांटिटी का हम कन्वर्जन कर रहे हैं उसमें मास, लेंथ और टाइम, क्योंकि उसकी डायमेंशन होगी, उसकी जो पावर्स है वो क्या है? ए, बी और सी। एंड M1 M2 यूनिट्स ऑफ मास इन फर्स्ट एंड सेकेंड सिस्टम। ऐसे ही क्या है? L1 L2 क्या है? लेंथ की यूनिट्स हैं फर्स्ट और सेकेंड सिस्टम में। T1 T2 क्या है? टाइम की यूनिट्स हैं पहले सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में। इसको आप देख लीजिए आराम से, फिर मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ बच्चों। अगर आप चाहें तो मैं लिख भी सकता हूं L1 and L2 what they are? units of length in first and second system। ऐसा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका एक एग्जाम्पल लेके बताओ। बेटा मैं एक नहीं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि हम इसे कैसे यूज करते हैं, हाउ वी आर यूजिंग दिस। इसको मिटा सकता हूँ, अभी आपने शायद देख लिया होगा, वरना आप बैक करके देख लेना इसको। ये देखो बेटा एग्जाम्पल, 1 जूल ऑफ वर्क या 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू हाउ मेनी डाइम्स। ध्यान से सुनना, एमकेएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइम्स। तो 1 न्यूटन कितने डाइम्स के बराबर है ये हमें निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, हम किस क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं? फोर्स को। तो ये बताओ सबसे पहले कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mn t - 2।
यानी m1 L1 T माइनस 2। तो ये जो है यानी जिस क्वांटिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें m की पावर a होगी, l की पावर क्या है b है जो कि 1 है, और c जो है वो कितना है टाइम की डायमेंशन माइनस 2। अब जरा देखेंगे हम एक काम करते हैं उस तरफ ले लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। n2 क्या होगा n1 देख लीजिए आराम से। मैंने केवल फॉर्मूला लिखा है। n1 कितना है बेटा 1, यानी पहले सिस्टम में क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना है। पहले सिस्टम में मास की यूनिट न्यूटन जो है वो एमकेएस सिस्टम में है, फोर्स की यूनिट जो है ये एमकेएस में होती है। तो पहले सिस्टम में मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, दूसरे सिस्टम में जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो डाइन किसकी में है सीजीएस सिस्टम में होती है यूनिट। तो सीजीएस में मास की यूनिट क्या होती है ग्राम। ए की वैल्यू क्या है बेटा 1 है। यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम मींस न्यूटन वाला सिस्टम एमकेएस, लेंथ की यूनिट क्या है मीटर। और नीचे सीजीएस में लेंथ को किस में नापते हैं सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में। v की वैल्यू क्या है बेटा 1 है। टाइम जो है वो बड़ा कॉमन है भाई, दोनों ही सिस्टम्स में एमके सीजीएस एफपीएस तीनों सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड्स। इसको रखेंगे -2 क्योंकि c कितना है -2। अब देखो जरा ध्यान से 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। ये भी ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसल। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया बेटा, सेकंड से सेकंड गया। 1 की तो चाहे -2 पावर हो चाहे 2 हो चाहे कुछ भी हो वो हमेशा 1 रहेगा। तो क्या आया हमारे पास 1 × 1000 × 100। इसको नीचे ले जाके ऐसा लिख दो 1 का स्क्वायर, पावर पॉजिटिव कर दो, 3 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, ये तो 1 ही हो जाएगा 10 टू द पावर। यानी व्हाट इज द कंक्लूजन दैट 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 नाइट्स। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। कॉपी करिए आराम से। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको आज केवल एक ही यूज बता रहा हूँ, स्लोली 1 बाय 1 हम जाएंगे जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, सवाल ऐसा आएगा कि भाई 1 जूल ऑफ वर्क इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स। अब आप कहोगे सर ये अर्ग क्या होता है। देखो बेटा,
हमने पढ़ा था जब वर्क बताया था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क कहते हैं बेटा। एमके सिस्टम में वर्क की यूनिट क्या है, जूल है, जबकि सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, अर्ग होती है, ERGS। इसको कई लोग जूल की जगह जाउल भी बोलते हैं, बिकॉज आई वाज इन नारायणा हैदराबाद फॉर लास्ट 10 years ऑलमोस्ट, सो देयर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द जूल इज जाउल। तो जूल बोलो भैया या जाउल बोलो, बात एक ही है, वर्क की यूनिट को जूल कहते हैं एमकेएस या एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में वर्क को नापते हैं अर्ग से। तो एक जूल वर्क जो है यानी 1, वो कितने अर्ग के बराबर है ये हमें निकालना है। सबसे पहली चीज हम किसका कन्वर्जन कर रहे हैं, वर्क का। क्वांटिटी क्या है फिजिकल जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज वर्क। ऐसा लिखिए। इसकी डायमेंशन क्या होती है, ml/t-2, तो हम लिख सकते हैं हियर द A is 1। जिस क्वांटिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशंस क्या हैं, वो होती हैं रिस्पेक्टिवली A, B एंड C। A कितना होगा 1, B कितना 2, C कितना -2। सो अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला लगाएंगे, n2 is n1 m1/m2 पावर A L1/L2 पावर B T1/T2 पावर C। ध्यान से सुनो, n1 कितना है 1। मास के लिए क्या है बच्चों बताइए, किलोग्राम है, और इसके लिए क्या होता है ग्राम्स। ए की वैल्यू 1। लेंथ की यूनिट एम के सिस्टम में वापस वही मीटर, और यहाँ कितना सेंटीमीटर। बी की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है यहाँ पे, तो यहाँ 2 लिखिए। और टाइम तो क्या है दोनों ही सिस्टम में सेकेंड्स है, तो ये -2 आ गया। यदि हम ऐसा करते हैं तो अब क्या आएगा 1 इंटू, देखो 1 किलोग्राम कितने ग्राम्स के बराबर है बच्चों 1000 ग्राम्स। नीचे ग्राम है हमारे पास। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ये 100 है, नीचे सेंटीमीटर है ही, ग्राम से ग्राम कट गया, सेमी से सेमी, और ये तो अपना 1 बचा। तो क्या मिला हमें ऐसा करने पर, ध्यान से देखिए, दिस इज इक्वल टू 10 पावर 3 इंटू, बच्चों ये 100 का स्क्वायर है यानी 10,000, बोले तो कितना 10 पावर 4, तो कितना आ गया 10 टू दी पावर 7। ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो यहां से क्या प्रूव हुआ कि 1 जूल ऑफ वर्क इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग्स। इसको आपको ध्यान रखना है। वर्क की यूनिट एसआई सिस्टम में जूल और सीजीएस सिस्टम में अर्ग है। कितने अर्ग के बराबर है ये 10 टू दी पावर 7 अर्ग। 1 जूल वर्क इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग्स। कॉपी करिए इसको, देखिए आराम से 2 मिनट। ठीक है बच्चों, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। फिर कुछ हमारी हीट की डायमेंशन छूटी हुई है 5, वो मैं आपको आज बता दूंगा। ठीक है, जो 11th में पढ़ते हैं हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वो सारी
कवर कर दूंगा। बच्चों थोड़ा सा क्या है कि अभी एडमिशन्स का टाइम भी है और नीट के एग्ज़ाम का बड़ा डायलेमा चल रहा है, तो इस वजह से क्या रिकॉर्डिंग्स कभी मैं थोड़ी कम कर पा रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स से भी मिलना रहता है। जैसे आपके माँ बाप आते हैं मिलने हमसे, ऐसे और भी माँ बाप एडमिशन से पहले मिलना चाहते हैं, तो काफ़ी समय मेरा थोड़ा ऑफिस में निकल रहा है, इस वजह से थोड़ा हम आराम से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी कुछ बच्चे नए भी जुड़ रहे हैं, तो हर एक को क्या थोड़ा समय मिल जाए इसमें, इस वजह से हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। बाकी अभी आने वाले समय में सितंबर का जो फर्स्ट वीक है उसमें हम थोड़ा सा स्पीड अप कर देंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं सलमान खान की भी नहीं सुनता हूँ, ठीक है। इसीलिए आपका सिलेबस 26 जनवरी तक बड़े प्रेम से मैं करवा दूँगा। आगे बढ़ता हूँ बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। मान लीजिए हमसे पूछा गया जी की वैल्यू जो होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड its value in kilometer per minute square। जी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन होता है बेटा। जब हम बॉडी को छोड़ते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स उसको पुल करता है, तो दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि भाई डिस्टेंस में मीटर की जगह किलोमीटर और सेकेंड की जगह क्या चाहिए मुझे? मिनट चाहिए। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? जी को। जी क्या है? बेसिकली एक्सेलरेशन। इसकी डायमेंशन क्या होती है? m0 l1 t-2। किसी भी एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये होती है, क्योंकि यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी l t-2। तो यहाँ पे देखो बेटा, a की वैल्यू क्या हो गई? 0, b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 1, और c की वैल्यू क्या हो गई? -2। अब जरा ध्यान से सुनो, मैग्नीट्यूड के बारे में इधर करते हैं। n2 इक्वल टू n1, यानी पहले सिस्टम में क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है, इंटू m1, तो पहला सिस्टम किलोग्राम, दूसरा भी किलोग्राम, चाहे नहीं भी हो पर हमें किलोग्राम से यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में किलोग्राम का रोल ही नहीं होता, तो उसकी पावर क्या रहेगी? 1, यानी 0। दूसरा सिस्टम जो है हमारा, जो लेंथ की अगर हम बात करें, m1 हो गया l1/l2, तो पहले सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या है बेटा? मीटर है। दूसरे सिस्टम में जिसमें हमें चाहिए वो कौन सा ले रहे हैं हम? किलोमीटर। और b की वैल्यू क्या है लेंथ के ऊपर? 1। टाइम किस में है? पहले सिस्टम में सेकंड में, दूसरे सिस्टम में टाइम किस में ले रहे हैं हम? मिनट में। और वैल्यू क्या है c की? -2। देखिए आराम से, तो हम क्या लिखेंगे? 10 इंटू kg cancel, so this is something like 1 here, meter upon 1000 meters। एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। -2 कैंसिल करिए, क्या बचेगा? 10 इंटू 1/1000। ध्यान से देखो बेटा, ये 1/60 है, तो अगर 60 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, पावर होगी -1, यहाँ -2 है, इसको सेटल करते हैं। माइनस माइनस का मतलब प्लस हो जाएगी पावर, भाई पावर में पावर मल्टीप्लाई होती है। ध्यान से सुनो, a की पावर x और उसकी पावर y है, तो इसको क्या लिखते हैं हम बच्चों? a पावर x इंटू वाई। ओके, तो वहां से ये माइनस माइनस प्लस, 60 का स्क्वायर, 3600/100 कैंसिल। क्या आ गई वैल्यू? 36 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ।
यानी द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच जनरली रिटन इन द बुक्स एंड वी ऑल नोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्चुअली इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इट इन द किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, दिस इज 36 किलोमीटर per minute square. Hopefully it is clear to you. So basically there are three steps for the conversion of a physical quantity from one system to another system. The first one, you should look which quantity you are going to convert. Is it the work, is it the acceleration, or it is the force? Now second, write the dimensions of mass, length and time for these respective quantities. Third one, use the formula n2 is n1, m1 by m2 power a, L1 by L2 power b and T1 by T2 power c. The respective powers of mass, length and time are nothing but A, B, C. First system, what are the units of mass, length and time? Write them. Where your desired unit system is second, write those units there and get them cancelled. This way you will get the magnitude in the second system. Okay बच्चों, देखो इसको ध्यान से और समझो. ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो ये मैंने आज आपको सेकेंड यूज बताया. इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस जो है वो आप करेंगे. आपको मैं एक डीपीपी भी कल तीसरा यूज होने के बाद पोस्ट कर दूंगा बैच में बेटा. तो स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको वो दिख जाएगी या असाइनमेंट्स में, उसको आप सॉल्व करेंगे. कल संडे है पर मैं तीसरा लेक्चर डाल दूंगा यूजेस ऑफ डायमेंशन. ओके, जो बच्चे नए आए हैं बेटा, आप लोग भी अभी बेसिक में छोड़ दो भले से. यूनिट एंड डायमेंशन की वीडियो 1, 2, 3A, 3B और ये देखें आज नंबर 4. देखिए अब जो हमारी कुछ पेंडिंग डायमेंशंस थी मैं उनको निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि हमने ग्रेविटेशन तक के तो ले लिए थे पर हीट वाले नहीं लिए थे. हीट में आपको बता चुका था. ये देखिए कुछ 5 डायमेंशन है, अलग से समझा देता हूँ. मैं आपको पहले बता चुका था हीट एनर्जी. तो भाई हीट क्या है? एक एनर्जी. तो इसकी डायमेंशन क्या होगी जो हर एनर्जी की होती है? mL/T-2. दूसरा आता है टेम्परेचर. टेम्परेचर की जो डायमेंशन है उसमें मास 0, लेंथ 0, T 0 पर थीटा को 1 कहते हैं. तो भी टेम्परेचर का सिंबल क्या लिया जाता है बच्चों? थीटा. तीसरी होती है स्पेसिफिक हीट. अब स्पेसिफिक हीट क्या है इसको पहले थोड़ा सा रेफरेंस समझ लेते हैं. अगर मान लीजिए मेरे पास कोई m मास की बॉडी है. सपोज आई एम हैविंग अ बॉडी ऑफ मास m. इट्स टेम्परेचर इज T. आई वांट टू इंक्रीज अप टू T plus delta T. Then what is the procedure? I have to give it the heat. मैं इसको गर्म करूँगा. Then how much heat I have to give it? ms delta T. m मास की बॉडी का टेम्परेचर अगर T है और आप उसे डेल्टा T बढ़ाना चाहते हैं, मीन्स यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट फ्रॉम T to T plus delta T, then you have to give it the thermal energy which is given by the expression Q equal to ms delta T, where m is the mass of body, S is called the specific heat and delta T is the desired temperature increment.
जितना आप इसको बढ़ाना चाहते हैं. So from here, what is the specific heat coming out? Q by m delta T. So that's the formula. So now I want its dimension. Q is the heat energy. Energy dimension is what? Just now I told you here in the first expression. Mass dimension is m. Delta T, temperature change, but unit will be in degree centigrade. Same. Body may have 5 degree centigrade, or we have to change its temperature by suppose 2 degree centigrade. So unit will be the same. Maybe it is temperature of the body, or it may be the increment in temperature. Being the unit is same, this representation will be theta for temperature. So what's the dimension? m0 L2 T minus 2 theta minus 1. ये आ गई स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन. कॉपी करिए इसको. अब देखो बेटा, लेटेंट हीट ये क्या होती है और इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसको जरा सा समझेंगे हम. फिर एक हमारी साइड रह गई है सरफेस टेंशन की डायमेंशन, वो भी ले लेते हैं आज. लेटेंट हीट क्या है कि अगर हम किसी वेसल में एक आइस का टुकड़ा ले लें जिसका टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको गर्म करें, तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ये पिघलकर पानी बन जाता है, और उस पानी का टेम्परेचर भी क्या रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. सो मीन्स यू कैन आस्क मी, सर एक बात बताओ, आप कैसी बात कर रहे हो, आप इसको हीट दे रहे हो तो आइस का जो गोला है ये वो काला खट्टा गोला नहीं है जो हम चौपाटी पे खाते हैं बेटा, या गार्डन के सामने खाते हैं. ये आइस का गोला है. ओके, ये पूरी तरह से पहले पानी में बदलेगा और पानी का टेम्परेचर जरा सा भी नहीं बढ़ेगा. तो मैं जो हीट दे रहा हूँ वो कहाँ जा रही है, तो बेसिकली व्हेन यू प्रोवाइड द हीट टू आइस क्यूब, टू एन आइस क्यूब, एंड देन इट विल बी यूटिलाइज्ड टू चेंज द स्टेट. मतलब आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, बट टेम्परेचर विल रिमेन सेम या कांस्टेंट. टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो इसका मतलब हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है हिडन वे में. हम कहते हैं कि भाई हम एनर्जी देते जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा पानी का. पहले पानी पूरा बदलेगा आइस से पानी में, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा. दैट इज ओनली कॉल्ड गिव अस अ फील ऑफ लेटेंट हीट. तो इसलिए क्या होता है, it means if I want to convert m gram of ice into the water, then how much heat I have to give? There is formula Q is equal to mLF. LF is called latent heat of fusion. So what is the dimension of LF, या L भी कह सकते हैं इन जनरल, क्योंकि दो होती है, वेपराइजेशन की भी होती है और इसकी भी. वेपराइजेशन में क्या होता है, पानी को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म कर ही नहीं सकते, उसके बाद आप जितनी भी हीट देते हैं वो किस में चला जाता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, स्टेट कन्वर्जन में. तो उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो हम इन जनरल यूज ले लेते हैं, आइस की बात कर रहे हैं. Q by m. Q की डायमेंशन क्या है, एनर्जी है, ये तो हीट एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं, सिस्टम को गर्म कर रहे हैं बर्नर से, और यहाँ पे है अपने पास मास. तो डायमेंशन क्या आ गई एक तरह से लेटेंट हीट की, m0 L2 T minus 2. कॉपी करिए इसको.
ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान्स, ये MAN, बोल्ट्जमान्स कांस्टेंट देख लेना, एक एन कम ज्यादा हो सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं, बोल्ट्जमान बोलते हैं इसको। बोल्ट्जमान कांस्टेंट ये क्या बताता है, किसी भी चैम्बर में अगर हम कोई गैस भर दें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और इसका टेम्परेचर T हो, किसमें, केल्विन में, तो अगर ये आइडियल गैस है, आइडियल क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा जब हीट पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप याद रखें, आइडियल गैस के लिए एनर्जी होती है 3/2 K। अगर गैस का टेम्परेचर क्या है, T है, तो और गैस कैसी है, आइडियल, तो यहाँ पे ये जो K होता है इसको कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो K की डायमेंशन क्या बनेगा, फॉर्मूला देखो, 2/3 E/T। डायमेंशन निकालनी है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, जूल यूनिट, जैसे डायमेंशन में जाते हैं ना, यूनिट लिख लो, जूल पर केल्विन, क्योंकि ये क्या है नीचे अपने पास टेम्परेचर है ना, बाई T, जूल यानी कि एनर्जी, डायमेंशन mL/T-2, केल्विन क्या है, टेम्परेचर थीटा, तो ये कितना हो गया, mL/T-2 थीटा -1। कॉपी करिए, दैट इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, ये हीट की जो पर्टिकुलरली अभी हमारे काम आएंगे बता दी मैंने, स्टीफन की मैं आराम से रुक के बताऊंगा, थोड़ा सा आप मैच्योर हो जाए तो बताता हूँ चैप्टर के एंड में। एक जो रह गई थी हमारी, वो रह गई है लिक्विड में सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है और इसकी डायमेंशन क्या है, बच्चों पहले इसको थोड़ा सा समझ लेना। आपने देखा होगा अक्सर हमारे घरों के आसपास अगर कहीं पे पानी का जमाव है, यानी इफ सम वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड नियर बाय आवर हाउसेस, देन you can see the small mosquitoes, insects and fly are sitting over the water। क्या आप पानी की सतह पे बैठ सकते हैं, नहीं, सीधे आप क्या जाओगे, पानी के अंदर चले जाओगे, और मक्खी, मच्छर, छोटे कीड़े, ये सब क्या होते हैं, पानी की सरफेस पे बैठ जाते हैं। Why so? वो क्यों नहीं डूबते, बिकॉज द free surface of a liquid behaves like a tensionized membrane। इसी वजह से क्या होता है, वो सरफेस एक टेंशन पे होती है, फ्री सरफेस, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उस पानी की सरफेस पे बैठ जाते हैं। इसको थोड़ा ऐसा समझो, जैसे मेरे पास एक रुमाल है ऐसा, मैंने उसको ऐसे घुमाया हैंग करके, तो वो लूज है ना, अभी कोई भी रुमाल जो है, जैसे मैं लेता हूँ एक एग्जांपल, जैसे हम इसी को ले लें, ये बोर्ड मिटाने वाला कपड़ा, ये क्या अभी लूज है, ठीक है, अगर मैं इसको खींचूंगा दोनों साइड से, तो इसकी जो फ्री सरफेस है ऊपर वाली, देखो ध्यान से, वो टाइट हो जाएगी कि नहीं, यस, यहाँ पे कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं। अब लॉजिक क्या है इसका, मतलब क्या है वो लिख देता हूं मैं, द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड behaves like a tensionized membrane। It is called, yeah, this property
is called surface tension. तो बेसिकली इसमें लॉजिक क्या है बेटा, सरफेस टेंशन को थोड़ा समझें अगर हम। ये चैप्टर है जो हम फ्लूइड्स में पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, नवंबर के आसपास का समय रहेगा जब हम इसको पढ़ेंगे, पर आप केवल रेफरेंस समझें। अगर मान लीजिए मैं किसी वेसल में पानी भर देता हूँ, तो पानी की एक सरफेस है, मतलब दिस इज समथिंग लाइक, ये सरफेस अंदर जा रही है, इसके सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है P, ये क्या होता है, चारों तरफ से खिंच जाता है, तो टाइट हो जाता है, इसलिए सरफेस पे टेंशन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ये P मॉलिक्यूल अपने चारों ओर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा खींचा जाता है। The molecules at the surface are feeling the pulling force from the molecules in its surroundings, so it will be getting more tensionized। जैसे मैंने बताया, एक रुमाल को अगर मैं लूज करके हैंग करूं तो वो लूज है, पर दोनों तरफ से खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, वो टाइट हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम L सरफेस माने किसी भी लिक्विड में, जैसे ये L लेंथ मानी मैंने, इन पे जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है सारे मॉलिक्यूल्स पर नीचे की ओर। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ फ्री सरफेस। तो यूनिट क्या हो गई इसकी, फोर्स की, तो न्यूटन अपॉन मीटर, और डायमेंशन क्या आ जाएगी बताओ बेटा सरफेस टेंशन के लिए, T इज, फोर्स की डायमेंशन क्या है mL/t-2, और लेंथ, तो लेंथ होती है, कैंसिल हुआ, व्हाट इज दिस देन, m1L0 t-2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। I hope it's clear to you. Please copy this all. ये जो रह गई थी वो है बेटा, सीधा सा याद रखते हैं m/t-2। तो आई होप इसको पढ़ो तुम, और जो भी नहीं आता है वो पूछो। कल हम इसका लास्ट यूज पढ़ेंगे, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज। उसके बाद में आपको मैं डीपीपी दूंगा, 100 क्वेश्चन हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, 100 प्रॉब्लम्स वी विल प्रैक्टिस। देन एरर्स आई जस्ट वांट टू कीप ऑन होल्ड फॉर दिस टाइम, वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू वेक्टर्स। बीच में एक ब्रेक लेके जब हमारी बैच कंप्लीट हो ही जाएगी, तो वेक्टर्स के बाद में हम एरर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। ओके, इट इज नॉट द राइट टाइम टू लर्न ऑल दैट एज पर माय स्ट्रेटजी टू क्रैक द नीट। ओके बच्चों, कॉपी करो इसको। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो बेसिक मैथ की वीडियोस देख लें बेटा, ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशंस जो है, सॉरी डिफरेंशिएशंस है, इंटीग्रेशन है, उनके जो प्रीवियस डीपीपी असाइनमेंट है उनको मैं कल अपलोड कर दूंगा। कहाँ पे, बैच के अंदर जो असाइनमेंट सेक्शन है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से लेके सॉल्व करिए। जो भी नहीं आता है, आई एम इन योर सर्विस, आप मुझे सीधा फ़ोन करें, संपर्क करें, व्हाट्सअप करें, आई विल टेक केयर अप टू एनी एक्सटेंट। ओके, नोबडी कैन केयर यू लाइक मी। थैंक यू बच्चों, नमस्कार।